गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। इसमें टोटल 40 प्रश्न हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि जितने भी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को आते हों वो लोग आप लोग सारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हड़प्पाकालीन स्थानों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। आज का पहला सवाल है, हड़प्पाकालीन स्थानों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो पहला का आंसर हो जाएगा डी यानी लोहे का। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल यानी कि लगभग 950 ईसा पूर्व से माना जाता है। आज का दूसरा सवाल है हमारा, निम्न मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक सर्वाधिक शिक्षित था। 4 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे। निम्न मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक सर्वाधिक शिक्षित था। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ए यानी मोहम्मद बिन तुगलक। इन 4 शासकों में जो सबसे ज़्यादा शिक्षित था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो शासनकाल था वो 1325 से लेकर 1351 तक रहा था। वह सर्वाधिक निपुण शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। इसने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी और इसका नाम था दीवाने कोही। 3rd नंबर क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3rd है आज का, निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ए यानी कि नागार्जुन था जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन कौन करता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए यानी 1 और 2 दोनों करते हैं, यानी कि लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य दोनों करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद पर संबंधित प्रावधान जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होता है। उनके जो मिलकर जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचन के रूप में सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ऐसे निर्वाचन में गुप्त मतदान होता है। इसमें विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। और हमारे जो वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं श्री एम वेंकैया नायडू हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में इरफान अली ने शपथ ली है। गुयाना की राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में इरफान अली ने शपथ ली है। गुयाना की राजधानी कहाँ है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए यानी जॉर्ज टाउन, यानी गुयाना की राजधानी जो है वो जॉर्ज टाउन। नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी यानी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, बांटा जाता भी है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का,
निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी ब्याज दर। ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ब्याज दर का निर्धारण जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का रूप वर्ष कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी यानी 1921। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में वर्ष 1921 का महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई थी, जबकि 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई थी। इसीलिए 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या का लघु विभाजक रेखा जो होता है वो 1951 को कहा जाता है। लघु विभाजक रेखा 1951 को कहा जाता है जनसंख्या का लघु विभाजक रेखा। भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। भारत में प्रथम जाति पर आधारित जनगणना जो हुई थी वो 1931 में हुई थी। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? क्वेश्चन नंबर 9 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 से 61 में रहा था और इसको नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता जो दी गई थी वो भारी उद्योग को, चिकित्सा को एवं स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों को दिया गया था। इस योजना के द्वारा कुछ संयंत्रों का स्थापना हुआ था। तो पहला है राउरकेला इस्पात संयंत्र जो उड़ीसा में स्थित है, भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो उसका जो अवधि था वो 1951 से 56 के बीच रहा था। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल तैयार किया गया था वो डोमर हेराल्ड के मॉडल पर आधारित था। योजना की स्थापना जो हुई थी वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 के बीच था। भारत में 12 पंचवर्षीय योजना और 5 एक वर्षीय योजना का संचालन किया गया है अभी तक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अनुषंगी नगर है? क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, निम्न में से कौन अनुषंगी नगर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी यानी कि गाजियाबाद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ये लोनार, नक्की, कोलेरू, पुलिकट ये सारे झील के नाम हैं। तो आपको बताना ये है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है। मतलब ये 21 स्थान पर ये झील पाए जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए। तो 11 का जो सही आंसर है वो आता है सी यानी कोलेरू जो झील है वो आंध्र प्रदेश में सही है, बाकी जो है वो गलत है। लोनार झील जो है वो मध्य प्रदेश नहीं महाराष्ट्र में है। नक्की झील जो है वो गुजरात नहीं राजस्थान में है। कोलेरू जो तो आंध्र प्रदेश हो ही गया और वहीं पुलिकट जो है वो केरल में ना होकर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, विभिन्न राज्यों से संबंधित लोक नृत्यों में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर राज्य दिए हुए हैं, उनके लोक नृत्य दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें से सही सुमेलित कौन नहीं है। विभिन्न राज्यों से संबंधित लोक नृत्य में कौन सुमेलित नहीं है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी यानी लेजिम गुजरात। लेजिम जो है वो गुजरात का नहीं बल्कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसके अलावा महाराष्ट्र में और भी कई सारे लोक नृत्य हैं, जैसे कि पहला है कोशी, नकटा, दही कला, तमाशा, लावनी, गाफा, दशावतार। वहीं बिहार का जो लोक नृत्य है वो है सांबा, चकेवा।
जाट जाटिन, विदेशिया, कजारी इत्यादि हैं। वहीं गुजरात का अगर लोक नृत्य देखें तो वो है गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, भावई, जुनून आदि हैं। वहीं हरियाणा का देखें तो डाफ, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर आदि है। हिमाचल प्रदेश का देखें तो झोरा, झाली, छारही, छापेली, महाशु, नटी, डांगी इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आज का, G7 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित है। इनमें से कौन सा देश G7 के राष्ट्रों में शामिल है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, यानी ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और इटली। G7 राष्ट्रों में ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी एवं इटली शामिल है। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है ये G7, यानी ग्रुप ऑफ 7 का जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1975 में की गई थी और उस समय इसमें 6 देश शामिल थे। वे थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका था। 1976 में इसमें कनाडा भी शामिल हो गया था और मंच का नाम बदल कर दिया गया ग्रुप 7 यानी कि G7 कर दिया गया था। फिर 1997 में रूस शामिल हो गया और इसका नाम बदल कर दिया गया G8 यानी ग्रुप 8 कर दिया गया। फिर बाद में रूस को इस संगठन से बाहर कर दिया गया था, फिर से ये क्या बन गया, G7 बन गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 है आज का कि निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न दिया गया है। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी नागरिक कौन हैं? तो वो है नेल्सन मंडेला हैं। नेल्सन मंडेला और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न एक साथ अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। भारत रत्न 1954 से दिया जा रहा है लगातार, लेकिन बीच में 1978 में इसे जनता दल की सरकार ने बंद कर दिया था और यह फिर से चालू हुआ और अभी तक लगातार भारत रत्न दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष योजना टीकाकरण से संबंधित है। इस मिशन की शुरुआत जो हुई थी वो सुशासन दिवस के अवसर पर की गई थी। कब? तो 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। यह मिशन भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। 4 राज्य दिए हुए हैं, आपको बताना ये है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किसकी थी, उसी के अनुसार आपको ये व्यवस्थित करना है घटते हुए क्रम में। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 3, 1, 4, 2, यानी कि पहले स्थान पर हो जाएगा मेघालय, फिर आएगा बिहार, फिर मिजोरम और चौथा हो जाएगा सिक्किम। जनगणना जो 2011 था वो 15वां जनगणना था और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना था। इसका नारा जो था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। 17 का आंसर कीजिए आप लोग। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1906 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो भारत में वानिकी अनुसंधान क्रियाकलापों को
आयोजित करना तथा आगे बढ़ाना था। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भी हैदराबाद में ही है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग निम्न में से किसे कहा जाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी प्यूटिया मेमोरपमा को कहा जाता है। पलास यानी प्यूटिया मेमोरपमा को एक वृक्ष है जिसके फूल बहुत आकर्षक होते हैं, इसी कारण से इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 है आज का। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1983 में की गई थी। यह दलहनी फसलों पर शोध का एक शीर्ष स्थान है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में क्या है? तो औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय कौशल संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान भी कानपुर में ही है। नेक्स्ट है, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? क्वेश्चन 20 है आज का। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, यानी पूर्वी गंगा के मैदानों को सम्मिलित नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था या क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 168वां स्थान था भारत का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। और जो शीर्ष स्थान पर रहा था वो था डेनमार्क, और सबसे जो निचले स्थान पर था वो लाइबेरिया था। इसमें टोटल 180 देशों में तुलना की जाती है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन ने हाल ही में किस मध्य एशिया देश को ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया? क्वेश्चन नंबर 22 है आज का। विश्व व्यापार संगठन ने हाल ही में किस मध्य एशिया देश को ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया था? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, यानी तुर्कमेनिस्तान को। नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? क्वेश्चन नंबर 23 है आज का। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कन्याकुमारी। वह स्थान कन्याकुमारी है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। ये तीनों समुद्र बंगाल की खाड़ी पूर्व में है, हिंद महासागर दक्षिण में है और अरब सागर पश्चिम में स्थित है। कन्याकुमारी में विवेकानंद का स्मारक अवस्थित है। रामेश्वरम का गलियारा भारत का सबसे लंबी गलियारा है। लक्षद्वीप कोरल निर्मित द्वीप है, यह अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है, सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? 24वां क्वेश्चन, सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का बी, यानी कि 2 वर्गों में बांटा गया है। सामान्य आपदा के 2 भाग प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट है, किस अवधि में पूरा भारत वर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? 25वां क्वेश्चन, किस अवधि में पूरा भारत वर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 20 से 30 जून। 20 से 30 जून की अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है।
हिप्पलस ने 45 ईसा पूर्व में मानसून की खोज की थी। और मानसून जो है वो अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना हुआ है। नेक्स्ट है, उच्चावच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने रूपों में बांटा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 26 है आज का। उच्चावच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने रूपों में बांटा जा सकता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3 रूपों में। उच्चावच की दृष्टि से बिहार की भूमि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है बिहार का विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस प्रकार से रहती है, उसकी स्थिति क्या होती है? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, यानी आवृत्ति समान बनी रहती है। नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञान में एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 28 नंबर क्वेश्चन है आज का। भौतिक विज्ञान में एसआई पद्धति की मूल मात्रा की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 7 होती है। नेक्स्ट है, जब समान आवृत्ति या आयाम की 2 ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। यह घटना ध्वनि का क्या कहलाता है, क्या होता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, यानी यह व्यक्तीकरण कहलाता है या व्यक्तीकरण होता है। नेक्स्ट है, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह निम्नलिखित में से किसका नियम है? तीस नंबर क्वेश्चन है, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह निम्नलिखित में से किसका नियम है? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि किरचॉफ का नियम है ये। नेक्स्ट है, निम्नांकित कथनों में कौन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 31 है आज का। निम्नांकित कथनों में कौन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी धारामापी की श्रेणी में क्रम में सांड लगाकर आमीटर बनाया जाता है, यह कथन क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान का माउंट आबू पर्वत है। दिलवाड़ा के जैन के मंदिर सफ़ेद मार्बल के बनाए गए हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर छोटा है लेकिन अपनी नक्काशी के लिए विश्वविख्यात है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो चालुक्य वंश के शासक भीमदेव के सेनापति विमल शाह द्वारा पुत्र प्राप्ति की इच्छा से निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, यानी फुगाकू। फुगाकू जो है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। इसे जापान के रिकेन एवं फुजित्सु ने लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। इसे जापान के रिकेन एवं फुजित्सु लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। विश्व के कुछ अन्य तीव्रतम जो सुपर कंप्यूटर हैं वो हैं सियरा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, सनवे जो है वो चीन का है, तियाने जो है वो भी चीन का ही है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में हजारों स्त्रियां किस रूप में सेवारत थीं? 34 नंबर क्वेश्चन आज का है। विजयनगर साम्राज्य में हजारों स्त्रियां किस रूप में सेवारत में थीं? तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इन सभी। यानी कि जो स्त्रियां थीं वो लेखाधिकारी के रूप में भी थीं, शाही अंगरक्षक के रूप में भी थीं और महल की रचनाओं के रूप में भी कार्यरत में थीं, यानी सेवारत में थीं।
आज का 35 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। गुरु पद को समाप्त गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरुवाणी की रचना भी गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ में गोदावरी नदी के तट पर गुल खां नामक पठान द्वारा कर दिया गया था। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। आज का 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दिया था? 36 में क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अहमद शाह ने। अहमद शाह ने अपनी राजधानी जो थी वो गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दी थी। अहमद शाह ने 1425 ईस्वी में बीदर को अपनी राजधानी बनाया, जिसे मुहम्मदाबाद का नाम दिया गया। बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1347 ईस्वी में हसन गंगू द्वारा की गई थी। 37वां क्वेश्चन आज का, वाकर कप किस खेल से संबंधित है? 37वां क्वेश्चन, वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गोल्फ से संबंधित है। आज का 38 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1863 में हुई थी। नेक्स्ट है, रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? 39 नंबर क्वेश्चन है, रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लातविया की। नेक्स्ट है, लोही एक नस्ल है। लोही किसका नस्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी भेड़ का नस्ल है। तो इसी के साथ बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 यानी 15 समाप्त होता है। इसमें टोटल 40 प्रश्न थे। आप लोगों ने जितने भी प्रश्नों का आंसर सही किया होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और थोड़ी बहुत जो शोर शराबा हो रहा था उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आसपास थोड़ा बहुत होता रहता है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा और सवालों को अच्छे से पढ़कर आंसर कीजिएगा। अगर ये सवाल आप लोगों को अच्छे लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट डे फिर इसी समय पर हम लोग फिर से दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।